guys, today we'll be solving PHU 2017 MSc Statistics Entrance paper. This paper should be solved if you are preparing for IIT JAM, ISS, RBI Grade B or any other examination as such. This paper will help you brush up your concepts and knowledge. Let's get started. So, question number 1. Which of the following data is non-frequency data? इनमें से किस डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है? सो IQ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 10 ईयर्स, हम IQ को X से डिनोट कर सकते हैं और जितने बच्चों का एक सर्टन IQ है उसे F से. सो इसमें फ्रीक्वेंसी है. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेम, जितने लोगों के पास जितना इनकम होगा XI एंड FI अकॉर्डिंगली आ जाएगा. बट टाइम सीरीज डेटा में हम एक वेरिएबल पे ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. Second, the column headings of a table are known as stubs. Third question, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ओपन एंड क्लास इंटरवल हैं तो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है मीडियन. परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ अ डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट डायग्राम होता है पाई चार्ट. पाई चार्ट में टोटल डेटा परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है और हर एक पोर्शन सर्टेन परसेंटेज डिनोट करता है. ओजाइव की हेल्प से वी कैन डिटरमिन मीडियन, Q1, Q3 एंड परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स. ओजाइव में हम प्लॉट करते हैं लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी एंड इनका जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज द मीडियन. और मीडियन हम सिंपली n/2 y एक्सिस के अगेंस्ट जो भी x एक्सिस का पॉइंट आता है वो मीडियन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ने फर्स्ट 5 किलोमीटर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस किया एंड नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड. सो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इन दोनों फॉर्मूला से हम सिंपली निकालेंगे कि 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लगा एंड 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लगा. सो टोटल टाइम वी हैव एंड टोटल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर्स. Seventh is a very easy question. We have been given the average age of 50 students and which is equal to 20 years. Now, जब हम एज ऑफ कंडक्टर ऐड करते हैं तो एवरेज एज जो है वो 1 से इंक्रीज हो रही है, मतलब एवरेज एज बिकम्स 21 ईयर्स. तो एज ऑफ कंडक्टर फाइंड करना है. सो x बार इज 20, n इज 50, समीशन xi इज इक्वल्स टू 1000. एंड अगर हम कंडक्टर का एज भी ऐड करेंगे सो x बार डैश दैट इज द न्यू मीन इज इक्वल टू 21. So age of conductor is equal to 71 years. Now 8th question, हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालना है. नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से n तक. If you remember, this is ideal uniform distribution in discrete case. हम क्विकली जनरल वेरिएंस फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं. EX स्क्वायर फाइंड करते हैं एंड वी नो दैट वेरिएंस ऑफ x इज EX स्क्वायर माइनस E स्क्वायर x.
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 40% है। हम इसको सॉल्व करेंगे। सिग्मा की वैल्यू y 4, so sigma square equals to 16, hence variance is equal to 16. Now we'll do question number 10th. We have been given a curve and बोला है कि लेप्टोकर्टिक होने के लिए इनमें से क्या ट्रू होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्राफ है जहाँ पे मेंशन्ड है जब कर्व लेप्टोकर्टिक होता है तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा पीक्ड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मेसोकर्टिक कर्व सिमेट्रिक कर्व होता है और अप्लैटिकर्टिक सबसे ज़्यादा फ्लैट होता है। जब भी कर्व फ्लैट होता है इसका मतलब होता है डिस्पर्शन बढ़ रहा है, मतलब कि सिग्मा बढ़ रहा है। और जब भी कर्व शार्प होता है, स्टीप होता है, इसका मतलब होता है सिग्मा स्मॉल हो रहा है। Moving on to the next question, classical probability is measured in terms of a ratio. हमको ये गिवन है कि A and B two events हैं and we have to find the probability of occurrence of either A और B. अब हम ये वेन डायग्राम देखते हैं जहाँ पे मैंने A और B को प्लॉट किया है। A और B का इंटरसेक्शन कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन 5 लिया है, तो या तो A होगा या फिर B होगा। इसके होने की प्रोबेबिलिटी आती है सेट में A यूनियन B। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन दिया था सर वॉन मिसेस ने। Question number 14. B is a subset of A, which implies that probability of B is less than equal to probability of A. Now we have to find the probability of A given B. So, probability of A given B equals to probability of A intersection B upon PB. Now, A intersection B will be equal to B only. So, this is equal to 1. Next question. A is an event and the conditional probability of A given A is equal to Now we'll look at question number 19. We have been given f1x and f2x as two probability density functions and theta1 and theta2 as two real numbers. हमें ये पता है that integration over the whole range of f1x and f2x will be equal to 1. So let gx be another function which is equal to theta1 f1x plus theta2 f2x. So since gx is also a probability density function, we get theta1 plus theta2 equals to 1. Next question, we have been given a joint probability density function fxy equals to x plus y and x and y are from 0 to 1. We have to find probability 2x less than equal to 1 given x plus y is less than equal to 1. हमें फाइंड करना है probability x is less than equal to 1 by 2, मतलब कि x 1 by 2 से कम है, गिवन हमें ये ऑलरेडी पता है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक इन x एंड y है। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का जॉइंट पीडीएफ।
और अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटी आ गई हैं 11/48 एंड 2/6। तो इन वैल्यूज को हम गिवन पीडीएफ में पुट करेंगे। So the required probability is 11/16. क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमें जॉइंट CDF दिया है। CDF को PDF में कन्वर्ट करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट PDF ऑफ x एंड y गिवन है। तो ये हमारा जॉइंट PDF आ गया है। अब हमें फाइंड करना है दैट maximum x, y less than equal to 0.6. Now think of it this way, अगर x and y में से maximum less than equal to 0.6 है, suppose y less than equal to 0.6 है, which is maximum of x and y, so x will obviously be less than equal to 0.6. So हम ऐसे CDF को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम वैल्यू सिंपली पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल गिवन है जो k वैल्यू लेता है विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू ak, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू k इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर k. So probability of x equals to k is ca to the power k. So since sum of probabilities is equal to 1, we can say that c equals to 1 minus a. अब हमें फाइंड करना है probability of x less than equal to 1, that is f1. So which is equal to probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1. So simply हम values put करेंगे। Hence, the required probability is 1 minus a square. See, questions of this kind are very important for integration purpose, finding area, finding probability. So मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। x एंड y का एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है fxy, जहाँ पर x का रेंज है ग्रेटर देन 0 एंड y का रेंज है ग्रेटर देन 0। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा डायग्राम है वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 2 को कैसे लिख सकते हैं, और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। एक बार क्विकली इन ऑप्शन से गो थ्रू कर लीजिए। सपोज हमारे पास एक जॉइंट पीडीएफ है fxy। ये एक यूनिफॉर्म पीडीएफ हो सकता है, नॉर्मल पीडीएफ हो सकता है, या कोई भी गिवन पीडीएफ हो सकता है। ठीक है, डायग्राम पर्पस के लिए मैंने इसे यूनिफॉर्म माना है। और दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x प्लस वाई लेस देन 2। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन 2। इसको हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, और जो रिक्वायर्ड एरिया होगा x प्लस वाई लेस देन 2 इस लाइन के नीचे वाला एरिया होगा, राइट। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, सो हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड जो शेडेड एरिया होगा उसके ऊपर का होगा, राइट। सो हमारा जो कंबाइंड एरिया होगा दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया, वो होगा पिंक शेडेड एरिया, और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे
वो होंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के y कोऑर्डिनेट होगा 0,1, x कोऑर्डिनेट होगा 1,0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का x कोऑर्डिनेट होगा 2,0 एंड y कोऑर्डिनेट होगा 0,2। एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं। एफ एक्स वाई हमारे पास जॉइंट पीडीएफ है और हमें फाइंड करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। सो हम दो लाइंस प्लॉट करते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो रहे हैं और येलो एरिया इज द शेडेड रीजन जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। सी, अगर ये एग्जाम में आता है फॉर एन MCQ, व्हाट वी हैव टू सिंपली डू इज सपोज fxy एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल, द बिगर ट्रायंगल विद बेस एंड ऑल्टीट्यूड 2 minus area of the smaller triangle with base and altitude 1. ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस राइटली डिस्क्राइब करता है द गिवन शेडेड रीजन, द रिक्वायर्ड एरिया। So the plan is to consider one option at a time and here I will not stop at the option which is right. मैं आपको सारे options explain करूँगी कि उनमें actually shaded region जो required area उन options के हिसाब से बन रहा है वो क्या है। Let's quickly see option number 1. अब इसमें क्या है, जो अंदर वाली रेंज है इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x पहले आता है और x की लिमिट विद रिस्पेक्ट टू y प्रेजेंट करी गई है। x है 1 माइनस वाई टू 2 माइनस वाई एंड जो y का रेंज है वो है 0 to 2 एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ भी हो सकता है। सो हमने बहुत ही जनरल केस लिया है। सबसे पहले मैं अंदर वाला इंटीग्रेशन देखती हूँ, दैट इज x की रिस्पेक्ट में एंड ऑल्सो x की रेंज हैज़ बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम पूछेंगे y क्यों नहीं है x के रिस्पेक्ट में। सो x की रेंज y के रिस्पेक्ट में है क्योंकि यहाँ पे अंदर y का फॉर्म है। जब यहाँ पे अंदर x का फॉर्म होता तो y की रेंज में इंटीग्रेट करते पहले। अब ये x का गिवन रेंज क्या है, 1 माइनस वाई टू 2 माइनस वाई, तो मैं ये स्ट्रिप से डिनोट कर रही हूँ। रिमेंबर x विल ओनली गो फ्रॉम 1 माइनस वाई टू 2 माइनस वाई, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्लॉट नहीं होगा। ये हमने x का एरिया प्लॉट कर लिया है। अब हमारे पास y का रेंज है 0 to 2, तो y का रेंज पूरा का पूरा प्लॉट होगा। तो इमेजिन इट लाइक अ स्ट्रिप दैट इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन। Now, what is the area we get with this intersection? The area double lined with pink and purple. But what is our required area? Remember, this area where x is from 0 to 2 minus y is not included in the given range. So, this integration is not appropriate. Now, let's move on to the next option. यहाँ पे हमें पहले इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में और हमें y की रेंज दी है विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन मैं सबसे पहले y को प्लॉट करूंगी। y गोज फ्रॉम 1 माइनस एक्स टू 2 माइनस एक्स एंड x इज फ्रॉम 0 to 2. So we have the entire area in this puzzle, but the problem is the area where y is from 0 to 2 minus x is not being plotted. Actually, 0 to 2 minus x should be plotted separately. So, we have this area missing in the given option. So, this is also not what we are looking for. Let's see option number 3. As usual, मैंने सारे के सारे एरियाज को प्लॉट किया है और हमारा ये एक्चुअली रिक्वायर्ड एरिया है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लॉट कर दिया है। y और x का कोऑर्डिनेट्स पुट किए हैं। अब
हमें ये इंटीग्रेशन अंदर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और x की लिमिट्स y के रिस्पेक्ट में गिवन है और बाहर y की लिमिट्स है। याद रखिए यहाँ पर सम ऑफ टू एरियाज है। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म का x रेंज प्लॉट करती हूँ। सो x इज फ्रॉम 0 to 2 minus y और y is from 1 to 2. So this is the required area that we get. Then we talk about second term. So x is from 1 minus y to 2 minus y. ये आपकी एक स्ट्रिप इमेजिन कर लो. And y is from 0 to 1. So this shaded region is actually the area that we need. So third is the correct option. यहाँ पर we have come to the right option, but I'm helping you understand and clear your doubts. So हम fourth option भी देखेंगे. फोर्थ ऑप्शन में अंदर x का इंटीग्रेशन है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है. x की लिमिट्स दी हैं y के रिस्पेक्ट में और y की लिमिट्स दी हैं. सिमिलरली हमारे पास टू टर्म्स है. हमने फटाफट सारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करे हैं, दोनों की दोनों लाइंस प्लॉट करी हैं और रिक्वायर्ड एरिया प्लॉट कर लिया है. फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग x की रेंज जो है वो जाएगी 0 to 2 minus y. सो आप स्ट्रिप्स इमेजिन करो. सो फर्स्ट लिमिट के अकॉर्डिंग हमारा ग्रे एरिया इज द शेडेड एरिया एंड y का लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2. सो वी गेट दिस होल एरिया इज द शेडेड एरिया. And according to the second term, x is from 1 minus y to y and y is from 0 to 1. So this is the shaded area. So this is not the required area. Here I would like to add a remark that if the given region was given as then it would have been equivalent to the required area. Thank you so much for watching, guys. I'll upload the next session soon.